नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी पूस की रात और ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कमल कहाँ से लाओगे? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को मैं किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, बेवजह गालियां देगा, बला से जाड़ों में मारेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ठहराते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन उपाय करेंगे? कोई खैरात में दे देगा कमल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसमें झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के बार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पर कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुहू कुहू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ, ठंड में क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्ही लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया था, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे।
8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागें। मोटे मोटे गद्दे, लेफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा लेकर से मैं जहाँ पुआल बिछा दूंगा उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने उगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और नीचे करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब तो सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट लेता, पर जाड़ा किसी पेशाब की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। जब किसी तरह ना रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसके अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष अम्यता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरे के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुप कराकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। दामनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है सप्तर्षि? अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेतों से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक भाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। भाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को
कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया है। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और अब पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हों। अंधकार के उस आनंद सागर से ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठ गया। आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोपहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही ना? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से ये उपाय ना सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते हम? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चों तो मैं दबा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना नहीं लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसने बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंग कर खेत की ओर गया। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकते, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना चहर लगा था। ऐसा दंदाया हुआ बैठा। इस झाड़े पाले में खेतों में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभोने लगा, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख में कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म
गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सर्वनाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? हमारे यहाँ मेड़िया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रोदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में जहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये थी पूस की रात कहानी, और ये लिखी है प्रेमचंद द्वारा। तो हम प्रेमचंद का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में उन्होंने उर्दू में लेखन किया, बाद में वह हिंदी में भी लिखने लगे। लेखन के अतिरिक्त प्रेमचंद शिक्षा विभाग में निरीक्षक रहे और हंस पत्रिका का संपादन किया। उनका देहावसान 1936 में हुआ। हिंदी कहानी परंपरा प्रेमचंद का युगांतकारी महत्व है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया मोड़ दिया था। उन्होंने कहानी को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा और उसे सौदेशिकता प्रदान की। उन्होंने अपनी कहानियों में उत्पीड़ित और शोषित जनता के दुख दर्द को वाणी दी। तो यहाँ तक इनका परिचय काफ़ी है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।